सो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। आज का जो लेक्चर हमारा होगा बेटा, सो दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा, इस दुनिया की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। अगर ये ना पता हो तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एंटर विद योर नेम, नॉट विद योर मोबाइल। अपने नाम के साथ एंटर हो, अदरवाइज मुझे बाहर निकालना पड़ता है। ठीक, चलिए, एनी हाउ, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिस्कशन हम करेंगे आज। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना जब से दुनिया शुरू हुई तो भैया हर आदमी ये जानना चाहता था कि वो सबसे छोटी से छोटी चीज क्या है जिससे मिलके मैं, आप या दुनिया की कोई भी चीज बनी हुई है, वो सबसे स्मॉलेस्ट लिटिल बिट ऑफ थिंग क्या है। और तुम्हें जान के बड़ा मजा आएगा कि हर जगह की शुरुआत हमारे ग्रेट देश हिंदुस्तान से हुई। ठीक, सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे एक महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे। महर्षि कन्नड़, ठीक है जी। और इन्होंने हमें एक टर्म दी, इस टर्म को बोला परमाणु। परमाणु बेटा, परम यानी बहुत छोटा, बहुत ज्यादा, अणु मतलब छोटा यानी बहुत छोटा, द स्मॉलेस्ट लिटिल बिट ऑफ थिंग, परमाणु। तो ऋषि कन्नड़ ने हमें कहा था कि सब चीजें परमाणु से मिलकर बनती है। ठीक, बट दैट वाज वैदिक साइंस एंड यू नो नाउअडेज वी हैव मॉडर्न साइंस। So beta, it was later on in Greek, a person called as a philosopher, Greek philosopher called as Democritus. Democritus gave first time the term Democritus. He gave the term atom. ठीक, डेमोक्रिटस ने एटम शब्द हमें दिया था। बेटा, डेमोक्रिटस ने एक लैटिन शब्द कहा, एटोमिस। एटोमिस, ठीक, एटोमिस का मतलब होता है अनकटेबल। ए का मतलब अन और टोमिस का मतलब कटेबल, जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। सो अनकटेबल। ठीक, इसके पहले चार वर्ड्स को लेकर के हमने बना दिया एटम। तो पहली पहेली ये सुलझी हमारे पास कि एटम की स्पेलिंग ATOM ही क्यों है, ATUM क्यों नहीं है भाई। ATUM तो बढ़िया स्पेलिंग होते थे ना एटम के, लेकिन ATOM है, क्यों है? क्योंकि ये एटोमिस का छूटा हुआ रूप है, छोटा रूप एटोमिस का है। एटोमिस में ए और टोमिस का टोम मिला के एटम बना, इसलिए स्पेलिंग ऑफ एटम इज ATOM। नाउ दीज वर द स्पेलिंग्स ऑफ एटम। डेफिनेटली डेमोक्रिटस ने पहली बार एटम टर्म दिया, बट कई लोग बोलते हैं कि ये डाल्टन ने दी, विच इज रॉन्ग। Beta, atom term was first used by Dalton. First used by Dalton in his theory called as Dalton atomic theory. ठीक, तो उसने अपनी एक थ्योरी दे दी जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं बेटा, एंड दिस वाज गिवन बाय डाल्टन। ठीक, एटम के ऊपर एक थ्योरी, तो पहली बार यूज शब्द जो था वो डाल्टन ने किया, लेकिन नेम एटम जो है वो डेमोक्रिटस का दिया हुआ है। ठीक, अब डाल्टन की जो थ्योरी है इसने क्या क्या चीजें हमें बताई थी। इट वाज द फर्स्ट थ्योरी जिसके बेसिस पे आज हमारी साइंस खड़ी है। भले ये सारी गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज पहली थ्योरी, अगर हम बोले लेट सबसे मॉडर्न साइंस में पहली थ्योरी, तो यही सबसे थ्योरी काम की थी हमारे पास। ठीक, तो इससे पहला पोस्टुलेट देखो बेटा, हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट्स? बेटे, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, फीचर्स, या बोलिए जो उसकी थॉट है उसको पॉइंट्स में लिखना, दैट इज पोस्टुलेट्स। तो डाल्टन ने कहा ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज made up of large number of minute particles called atoms। तो सबसे पहली बात इसने ये बोली
कि दुनिया की कोई भी चीज जो हो वो छोटे छोटे एटम्स के लार्ज नंबर से मिलकर बनती है। वो छोटे छोटे एटम को हम एटम बोलते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। यानी दुनिया की चीज, हर चीज एटम से मिलकर के बनी है। ये पहली थ्योरी थी इसकी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारे पास एटम होता है, ठीक, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, यानी इनडिविजिबल है। एटम इज इनडिविजिबल, इसको फर्दर बांटा नहीं जा सकता। यानी इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। एटम को फर्दर बांटा नहीं जा सकता, ठीक। एटम इज इनडिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। और ये इनडिविजिबल है, यानी इसको फर्दर बांटा नहीं जा सकता है। ये किसकी थ्योरी बोल रहा हूं मैं? डाल्टन की थ्योरी कह रहा हूं, ठीक। तीसरी बात ये कहता है एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ, यानी ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is atoms of an element is similar in all respects। all respects में हमारे पास एटम जो होता है, atoms of an element are similar in all respects, ठीक। सभी रिस्पेक्ट में एटम जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो सिमिलर होते हैं। फिर ये कहता है एटम्स of different elements, atoms of different elements are different in all respects, different in all respects। जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम सभी रिस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं। जैसे कॉपर का एटम अलग होगा बेटा, गोल्ड का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा। सभी तरह के एटम, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक। फिर ये कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, smallest part, atom is the smallest part which takes part in a chemical reaction। ठीक, क्या कहता है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम वो सबसे छोटा पार्ट है जो पार्टिसिपेट करता है बेटा, ठीक। फिर ये कहता है कि एटम्स ज्वाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज, सिंपल होल नंबर रेशियोज या सिंपल रेशियो बोलिए, सिंपल रेशियो, एटम ज्वाइंस इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम, एटम जो होते हैं वो सिंपल रेशियो में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, ठीक है मेरे बच्चों। ये और भी पॉस्टुलेट है लेकिन ये मेजर पॉस्टुलेट है कि हर चीज अगर डाल्टन टॉमिक लिखने को आए थ्योरी तो यही 6 पॉइंट लिखने। कहता है ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। दूसरा बोलता है एटम्स आर इनडिविजिबल, इसको फर्दर बांटा नहीं जा सकता। एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट हो सकता ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर बोलता है एटम ऑफ एन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। जो एटम होते हैं एलिमेंट्स के वो सिमिलर होते हैं, हर रिस्पेक्ट में सिमिलर होते हैं। एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके एटम हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। फिर बोलता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है जो पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज इट इज इनडिविजिबल।
तो ये सबसे छोटा पार्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा। फिर बोलता है एटम ज्वाइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ठीक, दीज आर द सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मेरे बच्चों फटाफट से लिख दो कि ये समझ में आया कि नहीं। वो जस्ट पूछ रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द 6 पॉइंट। यस बेटा, ये कहता है कि एटम सिंपल रेशियोज पे आपस में ज्वाइन करके एक कॉम्प्लेक्स एटम, एक कंपाउंड एटम दे देता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन करके क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। सिंपल रेशियो है भाई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन करके वाटर दे देता है। तो उसको उस समय मॉलिक्यूल टर्म नहीं थी, उसने कंपाउंड एटम कहा है। तो ये थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पर आज ये सारी की सारी गलत है। आज के हिसाब से सारी की सारी गलत है। ठीक, क्यों सारी की सारी गलत है? देखो बेटा, अब मैं जो रेड पॉइंट में लिखूंगा वो इसकी सब लिमिटेशंस होंगी। आपने पहले थ्योरी लिख लेनी है और फिर उसके नीचे लिखना है इसके लिमिटेशंस। ठीक, तो आज के हिसाब से लिमिटेशंस देखो बेटा, ये कहता है ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, कि हर चीज एटम से मिलकर बनती है। पर बेटे gases are molecular in nature gases are molecular in nature यानी गैसेस एटम से नहीं मिलके बनती, गैसेस मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। बेटा एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एटम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। तो गैसेस मॉलिक्यूल के मिलके बनी होती हैं। देखो बेटा, क्या कभी हाइड्रोजन गैस को ऐसे लिखते हो H? नो, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज H, इट एग्जिस्ट एज H2। इफ यू से ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन O की तरह एग्जिस्ट करती है? नो, नॉट एट ऑल। यहां पे O2 की तरह एग्जिस्टेंस होती है। अगर आप बोलो Cl क्लोरीन, तो क्या क्लोरीन को Cl लिखते हो? बिल्कुल नहीं लिखते सर, हम उसको Cl2 लिखते हैं। यानी मॉलिक्यूल है बेटा दो एटम का बना हुआ। ठीक उसी तरह से अगर आप बोलो नाइट्रोजन N2, ठीक, हालांकि मॉलिक्यूल अपने आप एटम से बने हुए, बट एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अकेला H नहीं एग्जिस्ट करता मेरे भाई, वो बहुत रिएक्टिव होता है। अगर बन जाए वो फटाफट रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेता है। अकेला O नहीं एग्जिस्ट करता बच्चे, अकेला N नहीं एग्जिस्ट करता, ये हमेशा मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट करते हैं। यहां तक अगर मैं नोबल गैस की बात करूं, नोबल गैस जैसे हीलियम, जैसे नियोन, जैसे आर्गन, अब ये तो एक एक एटम की लिखी है ना, पर इनको भी बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो ये मोनो एटॉमिक यानी एक एटम के बने हुए मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम की होती नहीं है। और गैसेस का जो गैस, जैसे जॉइनर पूछ रही है कि क्लोरीन सर गैस होती कि लिक्विड सॉलिड? अरे क्लोरीन गैस होती है। ठीक, तो जो गैसेस है वो मॉलिक्यूलर नेचर की है। भले ही मॉलिक्यूल एटम के बने हुए हैं, पर एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चीजें एटम से मिलकर बनी हैं। ठीक, गैसेस जो होती हैं दे हैव मॉलिक्यूलर नेचर। ऐसी और चीजों के और भी पार्टिकल्स होते हैं जो लेटर ऑन समझ में आएगा। बट यहां पे हमने ये बोल दिया, पहला इसने तो बोला था हर चीज एटम से मिलकर बनेगी, हमने बोला गैसेस के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम की होती ही नहीं है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये पहली लिमिटेशन हो। ठीक, दूसरी लिमिटेशन बोलता एटम इज इनडिविजिबल। इज इट ट्रू दैट एटम इज इनडिविजिबल नाउअडेज? हम ये जानते हैं एटम कैन बी सब डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, आइंस्टीन, वी पार्टिकल, फोनॉन, लेप्टॉन, हार्डॉन, म्यूऑन्स, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटीनो, क्रीजोन्स, बोसोन्स, फर्मियोन्स। अरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे दोस्त, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना बेटा? सो हम ये कह सकते हैं कि नाउ एटम can be divided
in subatomic particles, in subatomic particles, like for example electron, proton, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। आज हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं भाई, ये बोलता है एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन आज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये भी लिमिटेशन हो गई इसकी। आगे एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, कहता एटम्स ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। बेटे आज हम जानते हैं आइसोटोप्स, आज हमें एक चीज का पता है जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। नो आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स होते हैं, हम बोलते हैं सेम एलिमेंट्स होते हैं बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम एटॉमिक नंबर, ठीक, इसको रेड से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ठीक, एटम्स हैविंग सेम atomic number, elements having same atomic number but different mass numbers, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो तीन तरह की होती है। हाइड्रोजन तीन तरह की होती है, एक जिसका एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, दूसरी जिसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन एटॉमिक मास 2, तीसरा जिसका एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 3। बेटा 1 वाली होती है प्रोटियम, जिसका मास 2 उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कैन बी हैवी हाइड्रोजन। और जिसका मास नंबर 3 वो क्या होता है? ट्रीटियम। ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। अब बेटा इनके, हम तो ये कह रहे थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रही थी कि अगर सेम एलिमेंट हो तो उसके सारे एटम एक जैसे होने चाहिए हर रिस्पेक्ट में। यहां तो बेटा एटम का मास नंबर ही अलग अलग है, सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन लेकिन उसके मास अलग अलग है और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। काफी हद तक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत फर्क है, जैसे हाइड्रोजन जो H3 ट्रीटियम, जबकि ये रेडियोएक्टिव नहीं है, तो कहां सिमिलर रह गया बेटा? तो ये कहता था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। हमने बोला आइसोटोप ले ले भाई, आइसोटोप सेम ही एलिमेंट होते हैं बट वो सारे रिस्पेक्ट्स में सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये भी पॉस्टुलेट गलत हो गया। ठीक, अब अगली बात कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। बेटे आज हम चीज एक जानते हैं, आइसोबार्स। नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम, यहां बोले एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास कर लो, मास नंबर वगैरह, एटॉमिक मास सेम। ठीक, जैसे एग्जांपल बेटा आर्गन कैल्शियम, यस ओजस, बिल्कुल सही बेटा। आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। उसी तरह कैल्शियम में इधर 20 एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर 40, एटॉमिक मास 40, तो मास सेम हो गया भैया। अब ये डिफरेंट एलिमेंट थे यार, उनका मास सेम है, डिफरेंट एलिमेंट मास इज सेम, दैट सजेस्ट कि ये पॉस्टुलेट भी गलत है। कई बार डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है, जबकि ये बोलता था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। यहां समझ में आ गया यार, आर्गन कैल्शियम का मास नंबर तो सेम है, so they can be same in some respect, not in all respect but maybe in some respect। तो आज हम आइसोबार्स भी जानते हैं। ठीक, अब तीसरी बात, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट which takes part in a chemical reaction। ये हमें 5वां में लिख के दिया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट which take part in a chemical reaction। बेटे आज हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब
एक चीज रिड्यूस होना, एक चीज ऑक्सीडाइज होना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, एक चीज इलेक्ट्रॉन देती है, एक चीज इलेक्ट्रॉन लेती है। तो बेसिकली इन रिडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स do take part in reaction। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, जो कि एटम से भी छोटा है, So atom is not the smallest particle which take part in a chemical reaction. It may be electron in redox reactions. Got it or not? Okay. तो ये हमारा इसका भी ड्रॉबैक हो गया. Now, atom join in simple ratio to form compound atom. Atom joined in simple ratio. अब एक बात बताओ यार, C17 H42 COOH, is it a simple ratio? Is it a simple ratio? नहीं. तो atom may combine in complex ratios. Ratio to form molecule. आज टर्म यूज हो गई मॉलिक्यूल, उस समय कंपाउंड एटम थी मॉलिक्यूल. बेटा मॉलिक्यूल टर्म वाज लेटर ऑन गिवन बाय रुदरफोर्ड ने मॉलिक्यूल टर्म हमें दी थी बेटा जी. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया. ठीक, पोस्टवाल्ड ने भी इस पे काम किया है. पोस्टवाल्ड आल्सो गिव दिस टर्म. ठीक, तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आज की जगह पे सारी गलत है. पर बेटा वो आज की जगह से है ना, इतने साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि हम हवा में उड़ सकते हैं? नहीं सोच सकता था, लेकिन हवाई जहाज बना. क्या कोई सोच सकता था हम चांद पे जा सकते हैं? लेकिन हम चांद पे गए. आज हम क्या सोच सकते हैं कि मार्स पे जा सकते हैं? हम शायद नहीं जानते, हम शायद सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगे. ठीक, क्योंकि मार्स पे अगर साउंड की स्पीड से भी हम गए ना बेटा, तो 1080 साल लगेंगे, लगभग 1080 साल. अगर साउंड की स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से हमारी बॉडी फट जाएगी मेरे दोस्त. ठीक, तो बेसिकली हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे उस स्पीड से अभी तक. लेकिन क्या पता फ्यूचर में मार्स पे जाकर के हम डेट करें, है ना भाई? इट मे बी पॉसिबल. तो उसी तरह से जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, डाल्टन ने जब ये हमें थ्योरी दी, उस समय मेरे भाई जो उस समय की सर्कमस्टांसेस थी, इट वाज अ मार्वलस थ्योरी. तो देयर वर 6 मेजर पॉइंट्स. पॉइंट्स तो और भी थे, पर मेजर 6 पॉइंट थे. each and everything is made up of large number of minute particles called as atoms, जिसको आज हम जानते हैं कि gases are molecular nature. We no longer have atom as the smallest particle, और atom से ही चीज मिलके नहीं बनती है, क्योंकि atom की independent existence ही नहीं होती. वहीं पर atom is indivisible, उसने कहा था atom is indivisible. आज जानते हैं atom can be divided into number of particles. फिर उसने कहा atoms of element are similar in all respect. आज हम जानते हैं isotopes, जिनका atomic number same लेकिन mass number अलग अलग, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती. कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग हो जाती. उसी तरह एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, बट वी डू हैव सम एटम्स व्हिच आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स, व्हिच आर डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैविंग सेम मास नंबर्स. फिर कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. झूठ, रद्दी, गलत. क्योंकि आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड एटम जॉइन इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम. पहली बात तो कंपाउंड एटम नहीं, मॉलिक्यूल बोलो. और दूसरी बात, वी हैव कॉम्प्लेक्स रेशियोज आल्सो. इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले ठीक थी, आज की नजर में गलत है. बट इट वाज द फर्स्ट मीनिंगफुल थ्योरी ऑफ एटम. ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आज हम बोल रहे हैं कि एटम इज सब डिविजिबल. तो भैया सब डिविजिबल है तो उसके अंदर क्या क्या है, कहां से आया, कैसे कैसे है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जा पाएंगे ना हम लोग. ठीक, तो आज हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास ये जो चीजें हैं एटम के अंदर के जो चीजें हैं, ये कैसे आती हैं, क्या होता है.
ठीक, तो देखो बेटे, अब हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की डिस्कवरी कैसे हुई? बेटा पहली बात, अगर आप अपना सीबीएसई सिलेबस देखते हो तो हमारा ये चैप्टर शुरू होता है बोहर मॉडल से। हमारा चैप्टर किससे शुरू होता है? बोहर मॉडल से। और बहुत सारे लोग इसको बोहर मॉडल से ही करवाते हैं। पर बेटे देखो, मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, जब तक हमें यही ना पता हो कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली कैसे जा सकती है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, तो बेटा कैसे उसको अरेंज करोगे यार? सो बेटा देखो, मेरे साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। इफ यू आर विद मी यू हैव टू हैव सम पेशेंस, ठीक, बट प्रॉमिस you will not have that much of content anywhere else. You have to have some patience, definitely you have to, ठीक, but the content will be unmatched. तो बेटा हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको एक दो वीडियो भी भेजूंगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगाना चाहूंगा ना, तो थोड़ा एक दो वीडियो भी भेजूंगा जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक, डिटेल्स में और जा सकते हैं। किसी किसी बच्चे को बहुत शौक होता है कि मुझे सर इसका डिटेल बताओ, तो मैं चाहता हूं कि वो डिटेल ले। जिसको डिटेल का शौक है वो डिटेल ले, जिसको डिटेल का शौक नहीं वो ऐसे पढ़ ले, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक। चलिए, तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम के, उनकी डिस्कवरी की हम बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर बात करें तो पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए फंडामेंटल पार्टिकल है कौन कौन से एटम के। तो देखो बेटा, एक है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे है प्रोटॉन्स, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, दूसरे प्रोटॉन्स और तीसरे न्यूट्रॉन्स। देखो बेटे, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। हालांकि जैसे कि आपको पता है आज तो इलेक्ट्रॉन का भी मॉडल है हमारे पास। तुम एटम का मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रॉन का भी मॉडल अवेलेबल है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि पर फंडामेंटल पार्टिकल जिसकी शुरुआत हम करते हैं वो यही होते हैं, इसके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं। जैसे क्रिजोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स, बट क्योंकि प्लस वन प्लस टू की स्टडीज फंडामेंटल, तो हम फंडामेंटल चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पहली बात हमारे पास रहेगी वो रहेगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, नोट्स आप तक मैं पहुंचा चुका हूं, डिटेल नोट्स, जिसमें जो चीज चाहिए वो भी है, जो चीज नहीं चाहिए वो भी है, ठीक। बट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और उसके फ्यूल्स करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसको अगर क्रेडिट दे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, बेटा इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, ठीक। बट कहते हैं ना कि बच्चे का नाम उसकी बुआ ही देती है, isn't it? है भाई, बच्चे का नाम कौन रखती है? बुआ रखती है ना। तो भैया नेम इलेक्ट्रॉन वाज नॉट गिवन बाय जे जे थॉमसन, नेम इलेक्ट्रॉन was given by Lawrence and Stoney। लॉरेंस एंड स्टोनी, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की बुआएं हैं।
ठीक है जी। तो लॉरेंस और स्टोनी इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। बेटा जे थॉमसन ने तो इसको नेगाट्रॉन कहा था। क्या कहा था? नेगाट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल कहा था, नेगाट्रॉन। ठीक, बट बाद में नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन बाय लॉरेंस एंड स्टोनी, क्योंकि दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Electron is responsible for flow of electricity, and therefore the name electron was given by Lorentz and Stone. Now ये डिस्कवरी हुई कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो बेटा, it was discovered after discharge tube experiment. Now what do you mean by discharge tube experiment? ठीक, इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा मैं आपको। जिसको डिटेल की जरूरत होगी मैं आज वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो में आपको भेज दूंगा, आप उसको आराम से देखें। ठीक, YouTube पे मेरा वीडियो होगा, पब्लिक कर दूंगा मैं उसको। ठीक, आप आराम से देखें, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी बेटा, क्योंकि पिछले साल शुरुआत में हमने किया था, तो क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। बोलो सर, क्वालिटी अभी भी कौन से आपके लेक्चर की बहुत अच्छी होती है? ठीक, अभी भी YouTube पे जो लेक्चर होते हैं दे आर नॉट वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि बेटा मैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए डालता हूँ। तो उनको दिखना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए, दैट्स ऑल। मेरा ये मोटिव है, मेरे को किसी को बेचने नहीं है वो लेक्चर्स, इसलिए मेरे को उसके चार चांद नहीं लगाने। कंटेंट क्वालिटी मस्ट होनी चाहिए, वो है। ठीक, तो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऐसे करके एक वीडियो होगा मेरे चैनल पे, वो देख लेना है, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, बट फिर भी कुछ हद तक मैं अभी बताऊंगा। ठीक, देखो बेटे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, दैट वाज डन in discharge tube experiment. Discharge tube experiment, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में की गई बेटा। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था ना बेटा, इट वाज डन बाय क्रूक्स एंड प्लकर। क्रूक्स एंड प्लकर, ये दो साइंटिस्ट थे, क्रूक्स एंड प्लकर, and also Faraday. Faraday also joined afterwards. Crookes, Plucker and Faraday, ठीक, इन्होंने मिलकर के ये किया था बेटा। ठीक, discharge tube experiment. But discharge tube experiment was not done for the discovery of electrons, not at all. It was not for discovery of electrons. It was, the experiment was to study conductivity of gases. Study conductivity of gases. गैसेस की कंडक्टिविटी स्टडी करने के लिए ये था, क्योंकि गैसेस आर बैड कंडक्टर। गैसेस जो होती है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटे, अगर कहीं गैसेस गुड कंडक्टर होती, क्या होता है, आप जैसे अपने घर का बटन ऑन करते है ना, किसी सॉकेट का, वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलती और तुम्हारा कार्टून बन जाता बिल्कुल कड़ 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 कड़, है ना भाई? ठीक, पर गैसेस आर बैड कंडक्टर, तो करंट उससे बाहर नहीं आता मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमें करंट लगता नहीं है, नहीं तो खड़े ही नहीं हो सकते आप लोग। ठीक, तो ये खुदा की कुदरत कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्रूक्स, प्लकर एंड फैराडे जानना चाहते थे कि क्या गैसेस कभी कंडक्टर भी होती है। उसको पढ़ने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। इसका वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको बोला डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन करके वीडियो होगा इन माय चैनल, दैट इज केमिस्ट्री बाय अश्विनी होरी। उसमें देखिएगा, आपको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का छोटे से छोटा डिटेल भी मैंने बताया होगा, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। गीजलर डिस्चार्ज क्या होती, कैसे होती, वो सब बताया हुआ है इसमें। ठीक, बट अभी हम उसको नहीं कर रहे, हमारे यूज का नहीं है वो, सिर्फ एक बार आप देख लेना। ठीक, क्लियर? अब देखो बेटे, इन्होंने क्या किया कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास की ट्यूब ले ली थी, हार्ड ग्लास की ट्यूब ले ली। ठीक, इस हार्ड ग्लास की ट्यूब में बेटे दो मेटल की स्ट्रिप्स लगा दी गई, जिनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। दो मेटल की स्ट्रिप्स लगा दी गई, जिनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब ये जो मेटल की स्ट्रिप्स है बेटा,
एक को हमने जोड़ दिया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा उसको बोल दिया एनोड। रट्टा नहीं मारना। एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां अनायन आए, ठीक, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू विच अनायंस मूव, अनायंस मूव, जिसकी साइड को अनायंस आते हो। अनायन क्या होते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस साइड आएंगे? पॉजिटिव की तरफ, इसीलिए इसको एनोड बोल दिया बेटा। अनायंस का क्या निकाला? एन, और इलेक्ट्रोड का क्या निकाला? एनोड। तो एनोड इज नॉट अ रट्टा, इट इज एनोड। एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज साइड अनायंस आते हैं, ठीक। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक, उसको हमने बोल दिया कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल का जोड़ दिया उसको बोल दिया कैथोड। नाउ टेल मी व्हाई इट वुड हैव बीन कॉल्ड एज कैथोड? क्योंकि कटायन होते हैं इस तरफ, कटायन आते होंगे, इसकी साइड कटायन आते होंगे, तो कटायन किसकी तरफ आएंगे? कटायन पॉजिटिव होते हैं, तो कटायन किस साइड आएंगे? नेगेटिव की तरफ, इसलिए नेगेटिव होगा। सिंपल। अब बेटे क्या किया गया, इसको हमने इस बहुत हाई वोल्टेज 10,000 से लेकर के 15,000 वोल्ट तक इसमें वोल्टेज को पास करवाया। बहुत हाई वोल्टेज 10,000 टू 15,000 वोल्ट तक हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया बेटे। और नंबर ऑफ इवेंट्स हुए पहले। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कम 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 करते करते एक प्रेशर था 0.01 मिलीमीटर mm प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर इतना लो हो गया, जब ये प्रेशर इतना लो हो गया, सो दिस होल ट्यूब, इसकी जो वॉल थी, स्टार्ट ग्लोइंग ग्रीन। ये सारी की सारी ट्यूब जो थी ये ग्रीनिश लाइट से चमकने लगी, यानी इसकी जो ट्यूब की ग्लास था वो ग्रीनिश ग्लो देने लगा। तो ये ग्रीनिश ग्लो जो था, ये कुछ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे थे, कुछ रेज फ्लो कर रही थी, जिनको नाम दे दिया गया कैथोड रेज। इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। क्यों बोला कैथोड रेज? व्हाई? बेटा एक कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ये कैथोड से एनोड की तरफ जाया करती हैं, ठीक। और मस्त बात बताऊं बेटा, हमारे इंडिया में लोगों की, बेवकूफों की बहुत कमी नहीं है, बहुत सारे बेवकूफ। मैं अक्सर YouTube पे बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ, ठीक, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आई शुड गिव माय स्टूडेंट्स द बेस्ट। इसलिए बेटा अगर किसी के भी कोई भी चीज है तो मेरे को उससे अच्छा करना है, बस एक ही मोटिव होता है, मुझे आपको सबसे बेस्ट बताना है, ठीक। एक बहुत बड़ा चैनल है, एक बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, ठीक। 6.4 मिलियन सब्सक्राइबर, उसमें यंग सा टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक। एट अ टाइम जब वो ऑनलाइन होते हैं तो लगभग कोई 12-13 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है, भाई साहब कहते हैं कि यहां ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। बेटा जिस दिन ये पॉसिबल हो गया ना, ये मटेरियल पार्टिकल कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, माय डियर बच्चों, उस दिन टाइम मशीन बन जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पॉसिबल ही नहीं है कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके। क्यों? आइंस्टीन ने एक रिलेशनशिप दिया था, ध्यान देना, मैं समझाता हूं, ठीक। ये बता रहा हूं कि उल्लू नहीं बनना है, ठीक। देखो आइंस्टीन ने एक रिलेशनशिप दिया, ये आगे यूज भी करूंगा मैं, आइंस्टीन रिलेशनशिप, ठीक। इसने एक रिलेशनशिप दिया था, मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट
एंड मास ऑफ रेस्ट में। इसने कहा कि मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो मूव कर रही है, उसका मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर का अंडर द रूट रहता है। किसी भी मूविंग चीज का मास अगर निकालना चाहो तो ये रिलेशनशिप लगती है, मास ऑफ रेस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। ठीक, ये आइंस्टीन की रिलेशनशिप है। यहां पे मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट यानी जो मूव कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ रेस्ट, v क्या है, स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल जो मूव कर रहा है, एंड c क्या है बेटा, c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज स्पीड ऑफ लाइट। मान लो इफ अ थिंग इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, इफ एनीथिंग, any substance, a material particle, substance moves with speed of light, anything which moves with speed of light, infinite mass, v becomes equal to c, उसके लिए v becomes equal to c। अगर v और c बराबर हो गए बेटा तो ये कट जाएंगे, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 minus 1 0, anything divided by 0 becomes infinity। तो ऐसे चीज का मास इन्फिनिट हो जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, b और c इक्वल हो गया, ये कट गया, यहां 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 minus 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो मास ऑफ मूविंग थिंग बिकम्स इंफिनिटी। इसलिए कोई भी चीज लाइट ऑफ स्पीड से मूव नहीं कर सकती मेरे भाई, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट इज ओनली EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकती, क्योंकि उनका मास नहीं होता है सच। ठीक, उसके बारे में बताएंगे आगे। बट अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैथोड रेज में आगे जाके बताऊंगा, दे आर बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट तो माय डियर बच्चे उसका मास बिकम्स इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट मास वाली चीज यहां रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक, तो ये हमारे बहुत हैंडसम से सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ठीक, और बताते हैं कि यहाँ पे ग्रीन सा बोर्ड होता है पीछे, यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ पे पार्टिकल मूव करने लग गए विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड नीचे 5 मिलियन सब्सक्राइबर, सब लड्डू। जिनको यही नहीं पता बंदा पढ़ा क्या रहा है, गलत है कि सही है, तो लड्डू बोलना। पर मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं, डोंट बी लड्डू। जो मैं बोलूं उसको बेटा काउंटर चेक करो। आई एम रेडी फॉर दैट। एंड प्लीज अपने माइक ऑफ करो, माइक ऑफ होने चाहिए सभी के। ठीक, माइक किसी का भी ऑन नहीं होना चाहिए बेटा। आई एम सॉरी। यस, गर्वित क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, पूछो। सर ये मतलब ये फॉर्मूला तो फिजिक्स का हो गया ना बेटा फिजिक्स में नॉट अलग अलग, एक बात समझ लो, साइंस कभी अलग नहीं होती, वो हमने कर दिया अलग। समझ में आई बात? सारा फिजिक्स जो है उसी से केमिस्ट्री, और सारी केमिस्ट्री से फिजिक्स बनती है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पता होता तो बेटा फिजिक्स ही नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी है ना, और केमिस्ट्री भी नहीं होती भाई, कुछ भी नहीं होता। ठीक, एनी हाउ, सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ जी, कुछ और पूछना चाह रहे हो? यस पूछो। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा था अगला पॉइंट में यही पूछने वाला था कि आगे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही हो जाती है। हाँ जी बेटा, अभी तो दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च जो चल रही है वो चल रही है यूनिफाइड साइंस पे। पुराने समय में जैसे डेमोक्रिटस था, या ये हमारे पास होते थे ना बेटा, अरिस्टोटल वगैरह। ठीक, आप देखो अरिस्टोटल को ही ले लो बेटा, अरिस्टोटल की थ्योरी आपको मैथ्स में मिलेगी।
उसकी थ्योरी आपको फिजिक्स में मिलेगी, उसकी थ्योरी आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, एरिस्टोटल बायोलॉजी में भी मिलेगा, क्योंकि पुराने समय के लोग फिलोसफर हुआ करते थे। दे आर कंसिडर्ड एज फिलोसफर्स, नॉट केमिस्ट, नॉट यू कैन से फिजिस्ट, दे वर फिलोसफर। उनके सामने एक प्रॉब्लम आती थी, उसको डिफाइन करते थे, उसी के ऊपर काम करते थे, वो किसी की भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बायोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो फिजिक्स से संबंधित हो, वो तो हमने इसकी ब्रांचेस कर दी। लेकिन आज स्टडी फिर वही चल रही है कि कैसे इसको हम क्या करें, दोबारा से यूनिफाई कर दें। तो वो फ्यूचर में होगा ही, आगे जाके आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब बराबर है, सिर्फ साइंस रह जाती है। ठीक, तो एनी हाउ मेरा मकसद ये नहीं कि किसी को छोटा दिखाना, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को आंखें खोल के पढ़ाना और आपकी आंखें खोलना कि उल्लू नहीं बनना। कमिंग बैक टू दिस, सो एक बात क्लियर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे अगर हमारे पास m रेस्ट अपॉन 0 आ जाएगा तो जैसे हम मैथ्स में उसको नॉट डिफाइंड लिखते हैं, तो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी सेम है सर? बेटे देखो, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी सेम नहीं होता, लेकिन बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है कि जिसको हम बता नहीं सकते, जिसको हम बता नहीं सकते। नॉट डिफाइंड का मतलब विच कैन नॉट बी डिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। इन्फिनिटी यानी ऐसी कोई चीज which is so small or so large which cannot be explained, infinity है। समझ में आई बेटा बात? ओके सर। तो मैथमेटिक्स में इसको अलग अलग तरह से यूज करते हैं। ठीक, हमने उतना समझना नहीं, हमें तो सिर्फ ये है कि भैया इस तरह से मास इनफाइनाइट हो जाएगा, किसी भी चीज का मास इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो फट जाएगी, इतनी इतनी एनर्जी बन जाएगी उसके। ठीक, क्योंकि एनर्जी इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ मास और मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली। ठीक, सो बहुत आगे चले जाएंगे, कमिंग बैक टू दिस। ठीक, तो देखो बेटे, हमारे पास ऐसा क्या किया गया कि हम तो सिर्फ ये बता रहे थे कि जब यहां पे प्रेशर इतना और इतनी वोल्टेज अप्लाई की गई तो यहाँ पे कैथोड रेज, ग्रीन कलर की रेज निकली। कैथोड रेज इसको इसलिए बोला इट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती थी, इसलिए इसको कैथोड रेज बोल दिया गया। क्लियर? पर इसमें एक खास बात और भी थी बेटा, कैसे पता चला है कैथोड रेज की तरफ ही मूव कर रही, कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव कर रही है? हमने प्रेशर और कम कर दिया। जब इसका प्रेशर और कम कर दिया तो हमने पाया कि ये जो चमक है, देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब थी और बेटा इसके अंदर मैंने बोला ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, वन इलेक्ट्रोड इज दिस, अनदर इलेक्ट्रोड इज दिस। ठीक, हमने बोला ये कैथोड है, ये एनोड है। देखो बेटे, हम प्रेशर और कम कर देते हैं। प्रेशर और कम करने का मतलब क्या है? यहां से प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या है? इसमें से और जितनी भी गैसें बाहर निकाल देनी, यानी इसके अंदर कुछ भी ना रहना, बहुत कम हो जाना। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं रहा तो पार्टिकल रास्ते में कहीं पे रुकेंगे नहीं, सीधे यहां जाकर टकराएंगे। और जो ग्लो था, ग्लो वॉज सीन हेयर ओनली। ठीक, जब प्रेशर इज वेरी लो तो ग्लो इज कंसंट्रेटेड, ग्लो इज कंसंट्रेटेड ऑन एनोड, ऑन एनोड। अब इससे क्या पता चला भैया? ग्लो एनोड पे आ गया, इससे क्या पता चला? इससे पता चला ये पार्टिकल यहां से निकले हैं। क्योंकि देखो बेटा, ग्लो कब बनता है ये भी समझो, ये चमक क्यों आई। और इसमें थोड़ी सी बजिंग सी साउंड भी होती है जब ये ट्यूब चलती है। जैसे हमारे घर पे ट्यूब चलती है ना बेटा, उसमें एक हल्की सी साउंड आती है ना, बज ऐसे करके साउंड आती है ना, हल्की सी। ठीक, अभी तो खैर बहुत साउंड का हमने कंट्रोल कर लिया है, पर अदरवाइज साउंड आती है, लाइट भी निकलती है, हीट भी होती है। एक पत्थर लेना बेटा और उस पत्थर को ना जोर से दीवार पे मारना, अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी जोर से दीवार पे मारना। तो जब वो पत्थर टकराएगा, हाँ ऐसे करके टकराएगा, तो तीन चीजें नोटिस करोगे। देखो बेटा, हमने जब उसको पत्थर को फेंका तो हमने उसको एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी, है ना। हमने जोर से फेंका, एनर्जी दी ना, तो पत्थर को मिली एनर्जी, एनर्जी मिली, वो एनर्जी के साथ गया ठा। जब वो टकराया यहां पर, इट विल लूज एनर्जी। जब वो टकराएगा इट विल लूज एनर्जी, टकराएगा तो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी तीन तरीके से लूज होती है। सबसे पहले एज साउंड एनर्जी, तो जब वो टकराएगा ठा आवाज आई, उस आवाज में कुछ एनर्जी लूज हो गई, वो साउंड एनर्जी।
फिर जहां पत्थर टकराएगा उसको जरा टच करके देखेगा, हल्का सा गर्म लगेगा। इसका मतलब दूसरी तरह से हीट एनर्जी की तरह लिबरेट होती है एनर्जी। जब भी किसी की एनर्जी लूज होती है तो अगर उसके अंदर कम एनर्जी है तो सिर्फ साउंड एनर्जी में ही रिलीज होती है। अगर थोड़ी ज्यादा एनर्जी है तो बेटा साउंड भी और हीट भी। और बेटे अगर बहुत ज्यादा एनर्जी का फेंका होगा तो वहां चिंगारियां भी उठेंगी। जब पत्थर टकराएगा ठा और यहाँ चिंगारियां भी उठेंगी। जैसे अगर मान लो आपने बुलेट को चलाया किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, तो जब बुलेट दीवार पे टकराएगा तो चिंगारियां उठेंगी। क्यों? बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ टकराया। तो जब वो एनर्जी को लूज करेगा आवाज भी आएगी, साउंड एनर्जी, हीट अप भी होगा, हीट एनर्जी, और वहां चिंगारियां भी उठेंगी, लाइट एनर्जी। तो बेटे एक बात है कि जब कोई भी चीज एनर्जी को लूज करती है तो तीन तरह से करती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अगर एनर्जी कम लूज हो रही हो तो सिर्फ साउंड सुनाई देती है, अगर उससे थोड़ी ज्यादा हो रही हो तो साउंड भी सुनाई देती है और हीट भी, अगर और भी ज्यादा लूज हो रही हो तो बेटा फिर लाइट भी दिखती है। अब जब ये पार्टिकल यहां से आए तो पहले रास्ते में उसके कोई, जब प्रेशर थोड़ा था इन रास्ते में कोई गैस थी ना, कोई पार्टिकल्स थे ना, कुछ तो होगा ना इसके अंदर। उन पार्टिकल्स पे चीजें टकरा रही होंगी, कैथोड रेज जो होंगी उस पर टकरा रही होंगी। तो कैथोड रेज वाले पार्टिकल जिनको आपने एनर्जी कैसे दी, करंट से, आपने करंट डाला, करंट से एनर्जी मिली ना, तो यहां से जो पार्टिकल निकले जो कैथोड रे बना रहे हैं, ठीक, वो यहां से निकले, रास्ते में वो गैस से टकराए तो उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल से टकरा करके उन्होंने एनर्जी को लूज किया, तो साउंड एनर्जी की तरह लूज किया, इसलिए बज की साउंड आई। दूसरी बात, हीट एनर्जी की तरह लूज किया, इसलिए थोड़ी सी हीट अप भी हो जाएगी ट्यूब। तीसरी बात बेटा यहां चमक भी आई, क्योंकि जब ये टकराएंगे या ग्लास की वॉल के साथ टकराएंगे, एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी इज इनफ 10,000 to 15,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो जब ये ग्लास पे टकराएंगे दे विल लूज एज लाइट आल्सो, इसीलिए यहां चमक दिखाई दे रही थी। अब बेटा ये इसलिए था कि रास्ते में पार्टिकल थे जिससे वो टकरा रही थी। अब अगर पार्टिकल थे ही नहीं तो सीधे यहां टकराएगी तो सारी एनर्जी यहीं लूज होगी। तो अगर ग्लो यहां है तो मतलब एनर्जी लूज यहां हुई, तो पार्टिकल यहां आके टकराए, अगर यहां आके टकराए तो यहां से थोड़ी निकले होंगे, यहां से निकले होंगे। इसलिए हमें समझ में आ गया कि ये पार्टिकल कहां से आए, दे आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक ठीक, क्या है, मूविंग फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं पार्टिकल, इसलिए इनका नाम रख दिया गया कैथोड रेज, हेंस दे आर नेम्ड एज कैथोड रेज। तो उम्मीद करता हूं कैथोड रे क्या होती है, क्यों होती है, वो समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस, जल्दी पलक फटाफट बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मिस पलक, इज इट क्लियर? जी बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, एनोड की वॉल है और कैथोड के अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक ना, चलो आगे। अब हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रोड जो है, चलो अब ये देखना है कैथोड रेज बनी किससे है, क्या चीज है कैथोड रेज। ठीक बेटा, क्रूक्स एंड प्लक्कर का तो इतना ही काम था, इन्होंने इतना प्रूव कर दिया कि हाँ जी अगर प्रेशर बहुत कम हो तो गैसेस कंडक्टर हो सकती है, उसमें करंट पास ऑन हो सकता है, कुछ पार्टिकल्स पास ऑन हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला गैसेस, देयरफॉर गैसेस आर कंडक्टर एट लो प्रेशर, और क्रूक प्लक्कर खत्म। पर यहां से जे थॉमसन की बुद्धि को थोड़ा सा, ठीक, थोड़ी सी वो समझ में आया कि यार ये चीजें जो कैथोड रे की बना रही हैं ये कौन सी चीजें, और ये कहां से निकली यार। एटम को तो तोड़ा जा नहीं सकता, उस समय तक तो यही था कि एटम को तोड़ा जा नहीं सकता, और एटम यहां से निकल नहीं रहे, तो भैया ये किस चीज से मिलकर बनी है और ये कहां से आई है। इसलिए जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा और प्रॉपर्टीज को समझा। तो चलिए नेक्स्ट बात हम पढ़ेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बेटा कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, सी व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज होती हैं दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। कैसे पता चला? देखो बेटे, ये हमने ले ली अपनी डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो ऊपर वाली थी ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने यूं ले ली, ठीक। ऑब्वियसली यहां पे आपने कैथोड लगा दिया, यहां आपने एनोड लगा दिया, सब कुछ वही किया। अब कैथोड रे के रास्ते में हमने ना एक कोई चीज रख दी, ठीक है जी, कोई चीज रख दी। जैसे कोई चीज रखी, हुआ क्या कि इसके पीछे इसकी शैडो बन गई, यानी इस सब्सटेंस की शैडो बन गई। शैडो क्यों बनी? शैडो तभी बनती है जैसे कैथोड रे सीधी जा रही थी, ये सीधी जा रही थी इन द स्ट्रेट लाइन, यहां से मूव कर रही थी सीधी। अब रास्ते में पार्टिकल आ गया तो ये तो सीधी जाएंगी, सीधी जाएंगी तो उसके पीछे नहीं जाएंगी, तो पीछे डार्क हो जाएगा, तो उसकी शैडो बनेगी। जैसे सनरेज सीधी आती है तभी तो हमारी शैडो बनती है, ये हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे से सनरेज पास ऑन नहीं हो पाती तो पीछे काला काला आ जाता है भाई, पीछे शैडो बन जाती है। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती तो ये यहां से आती, यूं पीछे चले जाती, फिर यूं चले जाती, तो पीछे क्या कभी काला काला आता? ये शैडो कभी कॉज ही नहीं होती। तो अगर शैडो बनी है तो इसका मतलब सिंपल है कि शैडो तभी हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हो। तो सबसे पहली बात है कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, एक बात बताओ, आप में से किसी भी बच्चे के घर में वो पुराने जमाने वाला टीवी होता था ना, डब्बे वाला टीवी है भाई, वो है क्या? किसी बच्चे के घर में पुराना पड़ा हुआ हो? सर यू आर म्यूटेड। तो लोग क्या लेते हैं? एलईडी पैनल लेते हैं ना बेटा, वो पुराने जमाने वाला डब्बा टीवी, कोई भी हो, कलर टीवी या कोई भी। तो बेटा कलर टीवी चलाना, अगर वो चलता हुआ, चलती हुई कंडीशन में हुआ, ठीक, वो होता नहीं था बड़ा सा है डब्बे वाला टीवी, आजकल तो पतली सी स्क्रीन वाला है ना, ये पहले बड़ा सा डब्बा होता था डब्बे वाला, कोई भी टीवी, ठीक। अब टीवी चलाना, टीवी चला के ना अपना हाथ टीवी के थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे रखना, थोड़ा सा आगे, तो आप फाइंड आउट करोगे कि ऐसे लगेगा कि आपके हाथ पे कुछ टकरा रहा है, आपको फील होगा समथिंग, यू विल फील समथिंग, कुछ फील होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? वो फील होने का मतलब क्या है? फील होने का मतलब है बेटा कि कैथोड रेज दे हैव सम मैकेनिकल इफेक्ट, क्योंकि वो डब्बे वाले टीवी में ना बेटा कैथोड रे ट्यूब होती थी, वो कैथोड रे से ही काम चलता था उसका। तो बेटा दे हैव सम मैकेनिकल इफेक्ट। नाउ व्हाट द हेल इज मैकेनिकल इफेक्ट? यानी दे कैन प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब है दे कैन प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ये थोड़ा बहुत काम कर सकती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कर सकती है। कैसे पता चला? बोलो सर सबके घर में डब्बे वाला टीवी था, उन्होंने हाथ रख के देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट को एक पूरा रीजन देना होता है, ठीक। तो क्या ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है जी, ये कैथोड ये एनोड, ठीक है जी। अब क्या किया गया, इसके रास्ते में एक लाइट सा पैडल व्हील रख दिया गया, ऐसा लाइट सा व्हील रख दिया गया, ठीक है। माइका एक सब्सटेंस होता है बहुत लाइट, एक अलॉय होता है माइका, बहुत लाइट होता है, अल्युमिनियम का अलॉय है, उसका व्हील रख दिया। अब जब सब कंडीशन वही रही, जब कैथोड रे इस पे टकराई
तो कैथोड रे जब इस पे टकराए इट स्टार्ट्स मूविंग, ये मूव करने लग गया भाई। अगर मूव कर रहा है तो मतलब इट कैन प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। और यही मैंने तुम्हें बोला कि जब टीवी के आगे हाथ रखोगे ना तो बेटा कुछ फील होगा कि पार्टिकल कुछ टकरा रहे हैं, यानी उसका कुछ पार्टिकल का मास भी है, इसका मतलब वो थोड़ा सा टकरा रहे हैं, अपना कुछ मैकेनिकल इफेक्ट दे रहे हैं। बेटा इससे पता चलता है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स जिनका कुछ मास है, तभी तो टकराना फील होगा। आपके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो फील होता है कि कुछ टकरा रहा है भाई, लगता है कि टकरा रहा है कुछ। लाइट, कमरे की लाइट पड़ी, लगता है कि टकरा रहा है, क्यों? उनका मास नहीं होता है ना। पर अगर कोई मास वाली चीज होगी तो टकरानी फील होगी ना, है ना भाई। तो इसका मतलब यहां से यह भी पता चला कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, यानी कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहां से हमें कैथोड रे का ये जरूर पता चल गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक, अगली बात, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। ये हीटिंग इफेक्ट भी कॉज करती है। बेटा इसको टच करके देखो, चलते हुए टीवी को टच करके देखना मेरे भाई, तो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है ना, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो ये जब टकराएंगे तो एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी लूज अगेन पता चला एनर्जी तो पार्टिकल लूज करेंगे। बेटा जब सनलाइट हमारे पे गिरती है तो क्या ऐसा होता है जहां जहां गिरती वहां वहां गर्म होगा, या दीवार के ऊपर जहां जहां गिरती है थोड़ी होता है। वो तो उसकी इंफ्रारेड रेडिएशन है जो उसको गर्म करती है, अदरवाइज ऐसा थोड़ी है कि वो वहां से एनर्जी लूज हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अगर ये हीट हो रहा है तो मतलब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट की बनी है। तो यहां से भी क्लियर हुआ कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, पार्टिकल नेचर है। ये थॉमसन को और मजा आने लगा कि भैया पार्टिकल निकल रहे हैं और एटम के अंदर से निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ पार्टिकल जरूर होते हैं और जो ऐसे निकले हैं। ठीक, अगली बात उसने आगे पढ़ा, उसने देखा कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स कैथोड रेज डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and north pole of magnetic field, ठीक है दोस्तों। यानी उसने ऐसा किया कि ये ट्यूब ले ली अपनी कैथोड रे ट्यूब, ऐसे ही ये एक और कैथोड रे ट्यूब है भाई, ठीक है जी। यहां पे ऑब्वियसली कैथोड और यहां पे एनोड, ये कैथोड और ये एनोड अलग अलग है, दोनों जोड़ी नहीं है आपस में। यहां पे इसने लगा दी बेटा एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। एंड व्हाट ही सॉ इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब कैथोड रेज यहां से आई तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर दी। बेटा पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो पता चल गया ये नेगेटिव है, वो तो पहले भी जब पता चल रहा था ये नेगेटिव है। तो यहां से ये पता चल गया कि कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं। जैसे यहां पे नॉर्थ पोल लगा दो, यहां पे साउथ पोल लगा दो, तो कैथोड रे किस साइड? नॉर्थ की तरफ को जाएंगी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो कैथोड रे जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है बेटा, यहां से जे थॉमसन को सबसे बड़ी बुद्धि मिली थी,
जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, वो आगे बताता हूं। पर पहले एक चीज और बतानी है, फिर आगे बताता हूं इसका क्या फायदा उठाया इसने जे थॉमसन ने। ठीक, देखो बेटा, अगली बात क्या है कि व्हेन कैथोड रे आर मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मैटर, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। व्हेन कैथोड रेज are made to strike against hard metal, they produce एक्स-रेज। ये एक्स-रेज बनाने के बहुत काम आई फ्यूचर में। ठीक, जैसे बेटा आप में से मैक्सिमम ने कभी एक्सरे होता देखा होगा या अपना करवाया होगा या किसी का होते देखा होगा। मान लो किसी की चेस्ट का एक्सरे हो रहा है तो उसको ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, आगे एक प्लेट लगी हुई होती है, पीछे भी एक प्लेट लगी हुई होती है और यहाँ एक टुंडू सा होता है गोल सा, वो कैथोड रे ट्यूब होती है। वहां से कैथोड रे आती है, आगे हार्ड मेटल की प्लेट होती है, उससे टकराती है, उससे एक्सरे बनती है। एक्सरे वहां से निकलते हमारी बॉडी से जाती है। अब हमारी बॉडी के हार्ड पार्ट उसको रोक लेते हैं, सॉफ्ट पार्ट उसको रोक नहीं पाते, वो पीछे जाती है। पीछे जो प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसके ऊपर जाके टकराती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को काला काला कर देती है। उसको बोलते हैं फॉगिंग। क्या बोलते हैं? फॉगिंग। तो फॉगिंग कर देती है, काला काला कर देती है, पर हमारे हार्ड पार्ट उसको रोक लेते हैं, तो उसके पीछे वो जाती नहीं, इसलिए वो हार्ड पार्ट के पीछे चित्र बन जाते हैं व्हाइट व्हाइट से हड्डियों के, है ना भाई? तो व्हेन कैथोड रेज मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल, भैया ये कैथोड रे आई, रास्ते में रख दिया हार्ड मेटल से, ये रख दिया जी निकल का क्रिस्टल। ठीक, तो यहां से जो बाहर निकली वो एक्सरे है। कैथोड रे को जब आपने स्ट्राइक करवाया इसके ऊपर ऑन हैवी पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा इससे पहले क्या आगे चलूं, मेरे को फटाफट से बता दो क्या ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। जिसको नहीं आई वो नो बोलेगा फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक बार दोबारा से बता दोगे कि मैकेनिकल इफेक्ट से हमें कैसे पता चला कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? यार एक बात बता, जब रेज किसी पे टकराती है तो क्या कोई चीज मूव करती है? क्या उसको कोई फील होता है? तेरे ऊपर लाइट गिरती है तो तेरे को फील होता है कि लाइट लग रही है तेरे ऊपर? नो सर। तो फील कब होगा? जब कोई पार्टिकल टकराएंगे, इजंट इट? यस सर। ओके तो सर। इसलिए अगर मान ले चावलों की मुट्ठी लेकर के तेरे ऊपर फेंकूं तो चावल जब टकराएंगे फील होगा ना बेटा? यस सर। पर अगर मैं टॉर्च डालूं तो क्या फील होगा? नो सर। तो जब रे टकराती है तो फील नहीं होता है, जब पार्टिकल्स टकराते हैं तो महसूस होता है, तो उससे कुछ वर्क निकलता है। तो उसी तरह से जब अगर ये पार्टिकल्स पे टकराए तो ये मूव होगा ना। अब तो व्हील के ऊपर टॉर्च जला दे, क्या व्हील मूव करेगा बेटा? नो सर। क्योंकि उसमें पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल जब टकराते हैं तो मूव होती है कोई चीज, क्योंकि पार्टिकल का मास होता है, और जब उसका मास होता है तो मास की वजह से वो मूव करवा सकता है चीज को। समझ में आई बात? यस सर, क्लियर सर। Yes, Kanishka, what do you want to ask? बेटा open your mic and say. Kanishka, quickly बेटे। Sir, can you please explain the last point? ये एक्सरे वाला। ये एक्सरे वाला देखो बेटे, इसमें क्या होता है, हमने ये बोला कि जब भी कैथोड रे को किसी हार्ड मेटल पे टकराते हैं ना बेटा, तो उसे एक्सरेज बन के बाहर आते हैं। इसका एक फिनोमिना होता है जिसको के कैप्चर बोलते हैं बेटा। ये फ्यूचर में कभी समझ में आएगा जब मैं पूरा एटम का स्ट्रक्चर बता दूंगा, तो फिर तुम्हें बताऊंगा एक्सरे बनी कैसे होगी। ये के कैप्चर होती है, सबसे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन अंदर चल जाते हैं न्यूक्लियस के, और वहां से रेडिएशन बाहर निकलती है जिसको हम एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है बेटा? बट ये है कि पार्टिकल के ऊपर जैसे ये मान लो एक हार्ड सा मैटर है, ये कैथोड रे आई है, ये टकराई है ठा ठा करके, और यहाँ से जो रेज बाहर निकली है वो एक्स रेज है।
तो whenever cathode rays are made to strike against the hard metal, they produce X-rays. बोलो क्लियर? Yes, sir. ओके, सो अब देखो बेटे, यहाँ पे एक मेरी बिटिया है, उसने ये पूछा है सर कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर जो होता है, वेव नेचर भी बेटा बहुत कुछ है, वो आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, पर यहाँ से जो है उसको अभी कैरी ऑन करो, अभी बहुत सारी चीजें हैं देखनी। ठीक, तो चलिए, अब यहां से मैंने एक खास बात बताई कि जब ये पार्टिकल हम मूव किए, इसका फायदा जे थॉमसन ने उठाया टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की उसने, अभी तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट समझो, ये लिख लिया होगा तुमने। अब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट समझो कि हाउ ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया कैसे। देखो दोस्तों, जे थॉमसन ने यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, बट डिफरेंट ट्यूब के साथ। इसने जो ट्यूब बनाई वो कुछ ऐसी बना दी, ठीक है जी, और इसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट। नाउ व्हाट द हेल इज फोटोग्राफिक प्लेट? बेटे एक्सरे के जो एक्सरे वाली प्लेट नहीं होती ब्राउन सी, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जिसके ऊपर अगर लाइट पड़े तो अपना निशान छोड़ देती है, या कोई भी पार्टिकल गिरे तो अपना निशान छोड़ देते हैं, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो इसने जे थॉमसन ने, अब हम कर रहे हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। अब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में उसने यहां पर क्या ले लिया बेटा? कैथोड। ठीक है जी। और बेटा एनोड जो यहां पे लिया वो लिया परफोरेटेड, यानी जिसमें छेद था। ठीक, परफोरेटेड एनोड। एनोड कैसा लिया? परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड ले लिया बेटा। एनोड वाज परफोरेटेड। ठीक, अब देखो बेटे, ऑब्वियसली यहां से कैथोड रेज मूव करेंगी और इस छेद से बाहर निकलेंगी, और छेद से बाहर निकलेंगी तो सीधी डायरेक्ट यहां पे जाएंगी, यहां टकराएंगी। ठीक है जी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाती है तो ऐसे ही होना चाहिए ना। ठीक, अब इसने क्या किया, ध्यान देना, इसने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ही अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब बोलो कैथोड रे कहां जानी चाहिए थी? ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये कैथोड रेज अब इधर को जाने लगी और यहां जाके टकराई। ठीक, यहां से निकली होगी कोई भी कैथोड रेज, यहां जाके टकराई टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक, जैसा कि उसने किया ही था। अब अगला काम उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया फॉर द टाइमिंग और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई बेटा परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड के रिंग्स हैं, मैग्नेट के रिंग्स हैं, परपेंडिकुलर टू द, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यानी इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, ये नॉर्थ पोल, ये मान लो साउथ पोल, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं और यूं है, ऊपर नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे। समझ में आई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आगे पीछे, परपेंडिकुलर, राइट एंगल पर। ऑडिट और नॉट, ऐसे लगा दिया।
अब ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बंद थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद थी, तो मैग्नेटिक फील्ड में कहां जाना था? नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ मुड़े। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो कैथोड रे कहां जाएगी? नॉर्थ की तरफ। तो हमें पता चल गया इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल ना पैराबोलिक पाथ लेता है। ये फिजिक्स वाले सर करवाएंगे तुम्हें, ठीक? तो ये जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। और इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ये भी फिजिक्स वाले सर करवाएंगे तुम्हें, बट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अब इसने क्या किया? इन दोनों फील्ड्स को इकट्ठे लगा दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठे लगा दिया, और ऐसे उसको एडजस्ट किया उन दोनों को कि ये रेस बिल्कुल सीधी जाए। when there is no deflection, if electric and magnetic fields are applied simultaneously, बोला when there is no deflection, ठीक, when there is no deflection, if electric और magnetic field applied simultaneously, कि दोनों को इकट्ठा लगाया और डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो कब होगा? वो तब होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर हो गई तो जितना इलेक्ट्रिक खींचेगा उतना मैग्नेटिक खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो किस साइड डिफ्लेक्शन होगी नहीं, वो स्ट्रेट पास ऑन हो जाएगी। समझो ना, मेरे को दो आदमी ने पकड़ रखा है, इधर वाला पार्टिकल, इधर वाला आदमी भारी है, उसने मेरे को खींच दिया अपनी तरफ। इधर वाला पार्टिकल हल्का है, नहीं खींच पाएगा। इधर वाला भारी होगा तो इधर खींच लेगा। और अगर दोनों साइड से बराबर जोर लगे तो ना मैं इधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं, सीधा रह रहा हूं। सिमिलरली जब इस पे बराबर जोर लगेगा, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, तो इट विल नीदर मूव हियर नॉर इट मूव्स देयर, इट विल मूव स्ट्रेट। तो यहां से ये स्ट्रेट मूव करेगा बेटा, और जब ये स्ट्रेट मूव करेगा उस समय दोनों बराबर होंगे। बोलो बेटा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलूंगा। जल्दी बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? वेदांश को नहीं आया? अरे भाई सिंपल बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां खींचना था, मैग्नेटिक फील्ड ने यहां खींचना था। अब दोनों ने एक दूसरे को बराबर कर दिया, तो ना इधर खींच रहा है ना इधर खींच रहा है, सीधे जाएगा कि नहीं? बोलो बेटे। बेटा ये एक बेटे हमारे पास ट्यूब है, यहां से कैथोड रे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ जानी थी, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ की तरफ जानी थी। हमने दोनों को इकट्ठा लगा दिया और ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों बराबर हो जाएं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ना नॉर्थ की तरफ ना ही पॉजिटिव की तरफ, सीधे स्ट्रेट हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब फिजिक्स में इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा और फिजिक्स में इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा, दोनों का फॉर्मूला। उन दोनों के फॉर्मूला को इक्वेट कर दिया। अभी मैं वो फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा क्योंकि फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगी। वो +2 में सर समझा देंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, वो रट्टाफिकेशन हो जाएंगे। बस ये समझ लो, इन दो के फॉर्मूला, फिजिक्स में इन दोनों के फॉर्मूला होंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और इन दोनों को इक्वेट करके हम निकालते हैं E/m रेशो। इन दोनों को इक्वेट करके हमने निकाला E/m रेशो। E/m रेशो जो होती है इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो।
चार्ज टू मास रेशो, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशो या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है जी, चार्ज टू मास रेशो या स्पेसिफिक चार्ज, ये जे थॉमसन ने निकाला। इन दो को इक्वेट किया, इसके फॉर्मूला में ई आता है, उसके फॉर्मूला में एम आ जाता है, तो ई बाय एम मास चार्ज बाय मास रेशो ये निकाल देते होते हैं। नो नीड टू नो मैथमेटिक्स, सिंपल बात है, ई बाय एम रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेटिंग बोथ। और ये पाया कि जो ई बाय एम रेशो है कैथोड रेज की, वो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम है। इन फॉर्मूलाज को इक्वेट करके ठीक हमने जब निकाला तो ई बाय एम रेशो इतनी आई। जे थॉमसन को पता चल गया ई बाय एम रेशो इतनी है। अब उसने गैस यहां पे चेंज कर दी, पहले कोई गैस ली होगी, मान लो ऑक्सीजन, उसने चेंज करके नाइट्रोजन ले ली, ई बाय एम देखा, फिर सेम। फिर उसने तीसरी कोई गैस ले ली, फिर निकाला, फिर सेम। यानी आप जितनी मर्जी गैस ले लो, कोई भी तरह की, ई बाय एम रेशो सेम है। यानी ई बाय एम रेशो डज नॉट डिपेंड ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई मर्जी गैस ले लो, ई बाय एम चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। उसने इस इलेक्ट्रोड को चेंज किया, मान लो पहले आयरन का बनाया था, फिर उसने निकल का बना दिया, फिर किसी और चीज का बना दिया, तब भी ये सेम है। यानी ई बाय एम रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड, कैथोड के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, और एनोड के ये रादर गैस पे भी डिपेंड नहीं करता। ये वैल्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट है। तो ई बाय एम रेशो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशो फॉर कैथोड रेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये ना गैस पे डिपेंड करती है, ना इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है। तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा। इसका मतलब हर चीज की कैथोड रेज सेम होती है। जो मर्जी गैस ले लो, जो मर्जी इलेक्ट्रोड ले लो, सभी की कैथोड रेज सेम। और सभी की कैथोड रेज सेम का मतलब कैथोड रेज बनाने वाले पार्टिकल सेम, यानी सभी में सेम पार्टिकल्स। और कैथोड रे निकली कहां से? एटम के अंदर से, इस पार्टिकल के अंदर से, और वो सभी में सेम है। तो यहां से जे थॉमसन ने बोला कि देयर इज अ पार्टिकल इनसाइड एटम which is negative and is universal particle of atom, क्यों? क्योंकि कोई मर्जी गैस ले लो, कुछ मर्जी ले लो, ये चेंज नहीं हो रही। सभी में एक ही तरह की कैथोड रेज, सभी में एक ही तरह के पार्टिकल्स, और वो नेगेटिव हैं। कैथोड रेज नेगेटिव हैं, इसलिए वो नेगेटिव है। तो कैथोड रे के पार्टिकल एटम के अंदर के पार्टिकल हैं, ठीक, जो एटम से निकले हैं वो नेगेटिव है, वो सभी में सेम है, ठीक, सभी के यूनिवर्सल हैं। उसको उसने नाम दे दिया नेगाट्रॉन्स। तो यहां से मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने यहां से इलेक्ट्रोन की डिस्कवरी की। फटाफट से बोलो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम में